पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 4 में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी राजनीतिक कार्यपालिका। We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the Prime Minister in taking that decision. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as the executive. क्या उस सरकारी आदेश की कहानी आपको याद है जिसने हमने इस अध्याय की यानी इस चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे यानी जिस पॉलिसी पर साइन किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था, यानी कि वो सिर्फ फॉलो कर रहा था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मंजूरी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हम ऐसे अधिकारियों से मिलते हैं जो रोज़मर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा अर्थ आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। Political and permanent executive. In a democratic country, two categories make up the executive. One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive or civil services. Persons working in civil services are called civil servants. These officers work under political executive and assist. राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक भी कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोज़मर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता भी कर सकते हैं। Why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज़्यादा अधिकार क्यों होते हैं? मंत्री किसी नौकरशाह से ज़्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी भी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान यानी कि खदान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात होता है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The ministers is elected by the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. She is finally answerable
to the people for all the consequences of her decision. That is why the minister takes all the final decisions. The minister takes the advice of experts on all technical matters. The minister, depending on what the overall objective is, the minister decides. Actually, this happens in any large organization. In a democracy, elected ministers perform this role. इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह से जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। जो पूरे मामले को भलीभांति समझते हैं वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नज़र वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, yet there is no direct election to the post of the prime minister. The president appoints the prime ministers. After the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है? इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, बशर्ते कि वे संसद के सदस्य हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of different range. मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 6 से 8 मंत्री होते हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministers. कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर। सेकंड मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं।
The decisions are taken in cabinet meetings. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। कोई भी मंत्री सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है।